जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पप्पू लाइव क्लास। सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली विकृतियाँ। यह 7वां क्लास की बुक है, हमारी दुनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम एक एक लाइन पढ़ते चलेंगे और आपको हम समझाते भी चलेंगे, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पृथ्वी के बारे में है, कैसे भूकंप आता है, इस पृथ्वी के कितने प्लेट हैं, क्यों भूकंप आता है, तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। शंभू शाम में पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने स्वयं को हिलते हुए पाया। अचानक मोबाइल की घंटी से उसकी तंद्रा टूटी। फ़ोन उसके मित्र का था। उसने बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने स्पीकर ऑन कर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, पटना में भूकंप आया है। सारे लोग अपने घर से बाहर निकल गए हैं। तुम लोग कैसे हो? उसके मित्र ने कहा। टीवी पर भी खबर आ रही है। शंभू ने टीवी खोला। उसमें खबर आ रही थी कि बिहार के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे घर से बाहर निकलें। शंभू की माँ बहन को लेकर अपने घर से बाहर निकला। बाहर भी कई लोग निकलकर चर्चा कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले भूकंप का झटका आया और उन्हें महसूस हुआ जैसे वे नाव पर सवार हो। इन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पीला पट्टी दिखाई नहीं दे रहा है, इसको नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अगले दिन के अखबार में भूकंप से जुड़ी खबरें की भरमार थी। बाहर में भी जितना मुँह उतनी बातें। कुछ लोग घर छोड़कर बाहर ठहर गए थे। उन्हें इस बात का संदेह था कि आज फिर से भूकंप आने वाला है। लोग रात में डर से सो नहीं पाए थे। प्रशासन ने भूवैज्ञानिकों को बुलवाया। उन्होंने कई जगहों पर कुछ उपकरण लगाए। रात में उन्होंने चर्चा का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को बताया भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है, अतः भूकंप आने की आशंका एवं अफवाह से दूर रहें। पत्रकारों ने पूछा, महाशय, आखिर भूकंप क्यों आता है? भूवैज्ञानिकों महोदय ने बताया, देखिए, हमारी पृथ्वी के ऊपर सतह प्लेटों में विभाजित है, जो हमेशा गतिमान रहती है। उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो कुछ दूर जाती हैं, कुछ साथ साथ रहती हैं, जिसके कारण आपस में टकराव होती हैं और कंपन शुरू होता है। इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। इसके प्रभाव से कई भूभाग धंस जाते हैं तो कई ऊपर उभर जाते हैं। ये घटना यदि मानव बसाव वाले क्षेत्रों में होती है तो अत्यंत विनाशकारी होती है। देखिए, भूकंप का ग्राफ दिया हुआ है। भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है? तो मेनली हमारे भूभाग में पृथ्वी के अंदर प्लेट होते हैं, जिसमें जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। अधिक केंद्र उसे कहते हैं, भूकंप के जड़ी केंद्र को अधिक केंद्र कहते हैं। यह प्लेट सीमा है। भूकंप तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। यानी कहने का मतलब है भूकंप सभी दिशाओं में निकलती हैं। प्लेट के कंपन को भूकंप कहते हैं। मेनली यही बात है। ठीक, भूवैज्ञानिक ने आगे बताया कि कुछ ऐसे यंत्र हैं जिससे हम भूकंप की तीव्रता एवं उसकी उत्पत्ति का स्थान पता कर सकते हैं। पत्रकार ने पूछा, महोदय, कि आप इससे होने वाले नुकसान को नहीं रोक सकते? क्या आप जानते हैं
11 मार्च 2011 को जापान के उत्तरी पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी। भूकंप की तीव्रता सिग्माग्राफ से मापते हैं। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। भूकंप की तीव्रता नापने के रिक्टर में नापा जाता है। अब भूकंप की तीव्रता को सिग्माग्राफी कहते हैं। ये भारत का चित्र दिया है कि भारत में किस किस किनारे पर भूकंप आता है। तो देखिए, अधिकतर पूर्व साइड 7 सिस्टर में भूकंप आता है, जैसे नहीं देख ले सकते हैं सिक्किम, मिजोरम, वो साइड है ना, पूर्व साइड में ब्लैक दिख रहा है, वहाँ पर ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होती है। फिर गुजरात पश्चिम साइड में ये ब्लैक दिख रहा है, इसमें भूकंप आने की ज़्यादा संभावना है। बाकी सब थोड़ा थोड़ा आ सकता है, लेकिन इस सब ज़्यादा होता है। भूवैज्ञानिक ने कहा, नहीं, हम भूकंप को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके प्रति जागरूकता पैदा कर इससे होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं। पत्रकार ने पूछा, क्या भूकंप का प्रभाव सभी जगह एक तरह होता है? भूवैज्ञानिकों ने बताया, नहीं, ऐसा नहीं। भूप्रपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहा जाता है। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ कम होती है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग को सर्वाधिक कंपन होता है, एवं वहाँ सर्वाधिक क्षति होती है। पत्रकारों ने पूछा, भूकंप आने पर मैं क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मजबूत मेज, पलंग या चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए। आग वाले सामान, चिमनी, कमजोर छत या कमजोर दीवार से दूर हट जाना चाहिए। भूकंप का मतलब समझिए। भूप्रपट्टी के धरती के अंदर जहाँ कंपन होता है उसका उद्गम केंद्र कहते हैं, मानी वहाँ से निकलता है। और उद्गम केंद्र से जरी में निकटतम को अधिक केंद्र कहा जाता है। अब अधिक केंद्र से तरंग के रूप में चारों दिशा में फैलती है। जितना दूर होगा उतना उसकी तीव्रता कम होगी, मतलब क्षति कम होगा, महसूस कम होगा। ठीक, ये ज्वालामुखी का चित्र दिया है। मैग्मा निकल रहा है, लावा का बहाव हो रहा है। भूप्रपट्टी के मेटल, ज्वालामुखी आता है तब इस तरह लावा बाहर निकलता है। मैग्मा, वेट, सर्कुलेटर, गैस एवं आदि निकलता है। जब ज्वालामुखी आएगा तो गैस निकलेगा, आगे निकलेगा, लावा निकलेगा। खुली जगह या मैदान में जाना चाहिए। बिजली के खंभे, वृक्ष से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह उखड़कर आप पर गिर सकते हैं। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण के भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तैयार करना चाहिए। ये सावधानी है, पूरा सावधानी बता रहा है। ये दिखा रहा है बिहार में कहाँ भूकंप आता है, तो मेनली 36 जिला है ना, टोटल जिला पर लगभग 34 जिला पर भूकंप आने की संभावना है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। अगले दिन अखबार में ये सारी बातें पढ़कर लोगों के मन का भय कुछ कम हुआ, परंतु शंभू के दिमाग में भी कई प्रश्न उभर रहे थे। और क्या क्या होता है? उसने अपने भूगोल शिक्षक से बात पूछी। शिक्षक ने बताया, हमारी पृथ्वी प्लेट में विभक्त है। पृथ्वी के अंदर ताप दाब के कारण पदार्थ चट्टानें पिघली अवस्था में होती हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। यदि सदैव गतिशील रहता है, जहाँ कहीं भी पृथ्वी की परत कमजोर होती है, वहाँ से धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग
गर्म तल के रूप में निकलता है। यानी टीचर के कहने का मतलब है कि पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है, बहुत सारे प्लेट है और कुछ प्लेटें इधर उधर में टकराती हैं तो वहीं भूकंप की संभावना होता है। वर्षगांठें, तनाव बल, वर्षरेखा, वर्षगांठें, बल। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। पर्वत। शिक्षक महोदय ने बताया कि आपने अपने आसपास के कई पर्वत देखे होंगे। पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो। ये पर्वत की कई प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, वर्षोत्तर पर्वत, संचय पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। यानी कहने का मतलब है, अर्थ है कि जो पर्वत कम से कम 900 मीटर वाला है उसको हम पर्वत कहेंगे। अब उससे ज़्यादा है तो उसको पहाड़ बोल सकते हैं, लेकिन पर्वत 900 मीटर तक है या इससे कम तो उसको पर्वत बोलेंगे। और नोकीला हो, संकुचित, ठीक है ना। पर्वत प्रकार दिया हुआ है इसमें। अब इसको एक डिटेल पढ़ेंगे। अवलित पर्वत। दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे संपीड़न बल कहा जाता है। इसे पर्वत निर्माणकारी बल कहा जाता है। इसे वलित या मौजेदार पर्वत कहते हैं। जैसे हिमालय, राखी। तब वलित पर्वत कौन सा है? उदाहरण इसका हिमालय और राखी, ठीक। वर्षोत्तर पर्वत। भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर भर के बीच का भाग उभरा उठा रहता है तो उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे यूरोप का ब्लॉक। फॉरेस्ट पर्वत, भारत का सतपुड़ा पर्वत, इसे क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत में आता है। देखिए 900 मीटर से तक ये कम रहेगा तो इसको पर्वत बोलेंगे। मौजेदार पर्वत या वलित पर्वत कहेंगे। नुकीला है ना तो इसको वलित पर्वत कहेंगे या मौजेदार पर्वत, ठीक। अब आगे चलते हैं, संचय पर्वत पढ़ते हैं, ठीक। संचय पर्वत। ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं तब ये पर्वत का रूप लेते हैं। इसे संचय पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जैसे जापान का फुजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो। यानी कहने का अर्थ ये है, संचय पर्वत का कहने का अर्थ है इसमें कि धरती के अंदर से ज्वालामुखी निकलेगा, उससे लावा मैग्मा निकलेगा और धरती पर जम जाएगा, एक विशाल रूप ले लेगा तो उसको हम पर्वत कहेंगे, ठीक। जैसे जापान का फुजियामा है और अफ्रीका का किलिमंजारो है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि फुजियामा पर्वत कहाँ है तो जापान में है, और आपसे पूछा जाएगा कि किलिमंजारो पर्वत कहाँ है तो अफ्रीका बताएगा, ठीक। एवरेस्ट पर्वत, उसके बाद एवरेस्ट पर्वत हो गया ना। अपशिष्ट पर्वत। अपरदन की शक्ति द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं तो ये अपरदित भूभाग अपशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे अरवाली का पर्वत, पार्श्वनाथ की पहाड़ी आदि क्या है? अपशिष्ट पर्वत है। अपशिष्ट पर्वत कहने का अर्थ है वो कटते छटते जाएगा, कटते रहता है, छटते रहेगा तो उसको हम अपशिष्ट पर्वत कहेंगे, यानी अपरदन होते रहेगा। जैसे अरवाली के पर्वत, पार्श्वनाथ की पहाड़ी। यदि आपसे कोई पूछे कि अरवाली के पर्वत कौन सा पर्वत है तो अपशिष्ट पर्वत है। कौन सा है? अपशिष्ट पर्वत। पार्श्वनाथ की पहाड़ी कौन सी पर्वत में आता है तो सही आंसर होगा, क्या होगा? अपशिष्ट पर्वत, ठीक। समझ गए। नेक्स्ट पेज। शंभू ने पूछा क्या ऊंचे नजर आने वाला स्थान पर्वत है? शिक्षक ने कहा नहीं,
धरातल में वैसी आकृति भी है जो समुद्र तल या सीमावर्ती तल से एकदम से नीचा प्रतीत होता है। यह प्राय खड़ी ढाल वाला होता है। इसकी ऊपरी सतह काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है। इसे पठार कहते हैं। कभी कभी पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इससे भी कई प्रकार हैं। नेक्स्ट पेज। महाद्वीपीय पठार सिल्ट पठार है। वायुढा निक्षेप पठार, हिमनदीय निक्षेपण पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार, निरपथ पठार, छोटा नागपुर का पठार एवं प्रसिद्ध पठार है। अगर यदि आपसे पूछा जाएगा छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो चलिए बताइएगा, यह क्वेश्चन होगा, कमेंट में बताइएगा छोटा नागपुर का पठार कहाँ है। ठीक ना। अब देखिए चलते पढ़ते हैं मैदान में। शिक्षक ने शंभू से पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐसा नज़र आता है जहाँ आमतौर पर सामान्य ढाल या प्राय समतल भूमि है? शंभू ने सोचते हुए जवाब दिया, महाशय, है अपना बिहार। क्या है अपना बिहार? क्या है? समतल है या थोड़ा सा ढाल। शिक्षक ने हंसते हुए कहा, हाँ, यहाँ गंगा का मैदान है। सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। ये समुद्र तल से नीचे या ऊंचे या नीचे हो सकते हैं। ये प्राय एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, इसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। कहने का अर्थ हुआ कि बिहार का है समतलीय है या थोड़ा ढाल है। ये पूरा मिट्टी एक ही टाइप का मिलेगा, कहीं कहीं अलग हो सकता है। फिर क्या कहा, ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यह हुआ कि ग्लोब में कैसा गर्मी क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मैदान समतल के नीचे होते जा रहे हैं। कहने का अर्थ हुआ, शंभू ने कहा, तब तो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। शिक्षक ने कहा, बिल्कुल ठीक। और मुस्कुराते हुए शंभू की पीठ थपथपाई। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा खतरा? जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ेगा। जब गर्मी बढ़ेगा तो ध्रुव पर जो बर्फ़ है वो पिघलेगा। ज़्यादा पिघलेगा तो समुद्र में या महासागर में आएगा, तो समुद्र और महासागर के पानी ऊपर उठ जाएगा। जब ऊपर उठ जाएगा तो हम जब पृथ्वी पर आते हैं पूरा जलमग्न हो जाएगा। तो इसलिए बाढ़ आने की संभावना हो सकती है। तो हम लोग को यही है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहिए। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। छोटा नागपुर क्या है? एक पठार है, एक मैदान है, एक झील की, एक पर्वत है। क्या है? छोटा नागपुर एक पठार है। ठीक, भारत में कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है? सही आंसर क्या होगा वो दिखाते हैं बुक से। 5 होगा। एक जहाँ भूकंप नहीं आने की संभावना हो गया, 2, 3, 4, 5। तो भारत में कितने भूकंप तीव्रता मापा गया है? प्रकार है 5। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 5। सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है। फर्श घाटी का, केवलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, फर्श पर्वत का। सतपुड़ा पर्वत क्या है? भरसोत पर्वत, या इसको हम क्या नाम दे सकते हैं?
ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत क्या है? ब्लॉक पर्वत या बरसुत पर्वत। चौथा का आंसर सही क्या होगा? घ और घ दोनों हो जाएगा, तीसरा चौथा दोनों होगा। ब्लॉक पर्वत हो जाएगा और बरसुत पर्वत हो जाएगा। ठीक, अब मिलान मिलाएंगे हम। सही मिलान कीजिए। हिमालय कौन सा पर्वत होगा? बलित पर्वत। फुजीयामा जापान की पर्वत है, सांचे पर्वत होगा। अरवाली पर्वत अवशिष्ट पर्वत होगा। अम्धकन का पर्वत लावा निर्मित पठार होगा। ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। 5 ऑब्जेक्टिव था, 4 को मिलाने वाला ऑब्जेक्टिव। तो पूरा हम डिटेल देख ले। इसके अगले वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन लिख को बताएंगे आपको। ठीक, तो वीडियो को लास्ट करते हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।